नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। हम अभ्यास सीरीज़ के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज़। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 26 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप लोग जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया वीडियो को कम्प्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 368 के बारे में पूछा जा रहा है। Options: Article 368 was amended by the 24th Constitutional Amendment Act 1971, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, आर्टिकल 368 was amended by the 101st Constitutional Amendment Act 2016, ये भी बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं हम 24th Constitutional Amendment Act 1971 की। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगे तो मैंने 24th Constitutional Amendment Act के बारे में बता रखा है। फिर भी मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ 24th Constitutional Amendment Act से। देखिए, जो 24th अमेंडमेंट आया था, जो आर्टिकल 368 की लैंग्वेज थी उसको चेंज किया था। आर्टिकल 368 में है क्या? आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। वजह समझते हैं। पार्ट 20 आर्टिकल 368 ने पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है, पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, इंक्लूडिंग पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी। ठीक है। और सेकंड बात क्या थी? सेकंड चीज़ क्या कहती है? बिल आते हैं प्रेसिडेंट के पास, बिल असेंट देता है, वीटो पावर यूज़ करता है, तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द पासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या कहता है, फिर से समझते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने प्रेसिडेंट से वीटो पावर को छीन लिया गया। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट अब अपने वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था। अब 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में क्या था? उन्होंने जीएसटी, ठीक है, जीएसटी को लागू किया था 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रेसिडेंट पावर टू वीटो अ बिल for amendment of the constitution has been taken away by the substituting the word shall give his assent by which amendment? Options: 44th amendment, 23rd amendment, 24th amendment, 42nd amendment। इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, आरएएस और आरटीएस में पूछा जा चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। वो हमारे कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू बोला गया है? तो अभी भी बता दूं मैंने, 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वीटो पावर को छीन लिया गया है प्रेसिडेंट से कि आप अपनी वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द पासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसका सही आंसर है 24th। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which one of the following bill must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? तो ध्यान रखिएगा, by each house of the Indian Parliament के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी बिल इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास किया जाता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, सिंपल मेजोरिटी से, इसलिए ये ऑर्डिनरी बिल खत्म हो जाता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, याद रखिएगा, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो हमारा सही आंसर है डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में? पार्ट 20। याद रखिएगा, पार्ट 20 के अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अंडर द प्रोविजन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अंडर द प्रोविजन ऑफ, अंडर आर्टिकल 368। अभी मैंने बताया था अंडर आर्टिकल 368 empowered the parliament to amend the any part of the constitution of India including part 3, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ओके, आर्टिकल 360, 356 और 352 ये सारे हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 में एमरजेंसी प्रोविजंस का चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, ठीक, एमरजेंसी दो प्रकार की होती है, इंटरनल एमरजेंसी और एक्सटर्नल एमरजेंसी बता चुका हूँ, और 3 ग्राउंडेड है नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो ये सारे हम इमरजेंसी वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड। देखो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा? मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यहाँ पे राज्यसभा के अंदर भी। मेरा मन है लोकसभा के अंदर पास करूँ, या मेरा मन है यहाँ राज्यसभा के अंदर पास करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस के अंदर पास किया जा सकता है, मतलब पास नहीं, सॉरी, पास तो दोनों से होगा, इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में किया जा सकता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से 2 बिल हैं जो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा? फिर समझो, ऐसे कौन से बिल हैं जो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ऐसे बिल के नाम बताइए। तो इसका सिंपल सा है, कौन से? मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ये 2 ही हैं ये 2 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और किसी में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। According to Indian Constitution, the constitutional amendment of the following topics require consent of at least half of the state legislatures। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके बता रखे कि किस तरीके से आप, मतलब मेजोरिटी, किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बाय द स्पेशल मेजोरिटी, बाय द सिंपल मेजोरिटी, और बाय द स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर कंसल्ट एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। 3 तरीके बता रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा क्या है? स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर कंसल्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये फेडरल फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, आप कहीं पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर की कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं? तो देखो, फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा होगा तो उसके अंदर साफ साफ चीज़ें मेंशन है, 8 मेंशन है ना, 8 चीज़ें मेंशन है कि किस किस में पार्लियामेंट को आवश्यकता है स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करने की। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जगह पर हाई कोर्ट भी लिखा होता है ना, तो भी आंसर सही होता। राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सही है। द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉर्डर्स एंड द नेम ऑफ द स्टेट्स, ये ऑप्शन गलत है। ये कौन सा आर्टिकल है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रही होंगी तो आर्टिकल ये 3 है ना, आर्टिकल 3 में। तो देखो, 4th ऑप्शन खत्म हो जाता है क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 6th का ए। तो 8 में बता रखे हैं कि 8 प्रोविजंस ऐसे हैं जो पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है जब वो अमेंड करते हैं। तो 8 प्रोविजन कौन से? देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फिर एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तीसरा, प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 को, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब और भी हैं ऐसे, आप सॉरी, अब लक्ष्मीकांत में एक बार और क्लियर कर लीजिएगा, मतलब 8 तरीके हैं, 8 वे हैं जो को पार्लियामेंट कंसल्ट कर, पार्लियामेंट को अगर अमेंडमेंट करने हैं उन प्रोविजंस को, तो कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिस्फैक्शन, ठीक है, रेटिस्फैक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन द 1/2 ऑफ द स्टेट्स। वही है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा भी, मैंने बताया 8 है ना, 8 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। 7th शेड्यूल बिल्कुल सही है। ठीक है, एक जीएसटी रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 368। हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, याद कीजिए, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन
ठीक है। अंडर आर्टिकल 360 अमेंडेड बाय द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये यहीं पर है क्योंकि इसके अंदर जीएसटी को ऐड कर दिया गया था आर्टिकल 368 के अंदर। क्या कहा था, अगर जीएसटी को अमेंड करना है, ठीक है, तो हमारी स्टेट से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेट से कंसल्ट करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट बिल्कुल सही है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ये भी सही है, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स नहीं, ये नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है अंडर आर्टिकल 169, ठीक है। तो आर्टिकल 169 सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, तो 4th वाला कट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बचता है हमारा ए 1 2 3। IAS प्री में पूछा जा चुका है 995 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 BPSC में पूछा जा चुका है, व्हेन वाज द फर्स्ट बिल ऑफ फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कब प्रेजेंट किया गया था, कब लाया गया था, तो याद रखें 1951 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1951 में लाया गया था। अच्छा, अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना, दो आर्टिकल को ऐड किया गया था और 9 शेड्यूल को ऐड किया था। कौन से आर्टिकल थे, आर्टिकल 38 का ए और आर्टिकल 38 का बी, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था और आर्टिकल 38 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 38 सब क्लॉज बी को ऐड किया गया था, याद रखिएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास इन 1951 वाज रिलेटेड टू, ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री नहीं, सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म इन अ सर्टेन स्टेट्स बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास इन 1951 वाज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन अ सर्टेन स्टेट्स। 9 शेड्यूल याद रखिए, 9 शेड्यूल है ना, अगर आपने 9 शेड्यूल पढ़ा होगा तो पता होगा आपको एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, और कौन सा बिल से, 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 1951 के थे। क्वेश्चन नंबर 9th, द 9th शेड्यूल टू द क्वेश्चन नंबर 10th, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, अभी मैंने बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9 शेड्यूल को ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तराखंड PCS में पूछा जा चुका है, why which constitutional amendment OBC has been given 27% reservation in the admission to the education institute, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू OBC को 27% रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन का प्रोविजन को ऐड किया गया था इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ऑप्शंस 92nd, 93rd, 94th, 96th, तो उसका सही आंसर है 93rd में, ठीक है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया था इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एडमिशन में, ठीक है। देखो भाई, सर्दी वर्दी आ गई है, अपना ख्याल रखिएगा, बुखार चल रहा है, सुना है कोरोना फिर से आ गया, तो टेंशन लेने का, मस्त रहने का, ठीक है, मस्त पढ़ाई करो। मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का सर्दियाँ, चाय वाय पियो मस्त तरीके से। चलो ठीक है, देखो इसमें कोड्स मैंने लिखे नहीं है और कोड लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, अगर आपको याद है तो कोड, और वैसे रियल एग्ज़ाम तो है नहीं कि कोड फोड सब लिखा जाए, तो जो मिल रहा है एंजॉय करो। ओके, मैच द फॉलोइंग मैच कर लेंगे। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर आर्टिकल 91, अंडर आर्टिकल 19(1)(c), ये 2000 मुझे लगता है शायद ये यहाँ से आ गया ना, 81st अमेंडमेंट 2000 में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST 2003, प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST, रिजर्वेशन इन फिलिंग ब्लॉकेज ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए, SC/ST की बात कर रहे हैं, बताइए कहाँ पर हुआ था, ST/ST की 81st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल अमेंडमेंट 2011, नहीं, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर
प्रिंट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया हमको। द कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 था, और प्रोटेक्शन ऑफ SC ST रिजर्वेशन इन फिलिंग ब्लॉकेज ऑफ वैकेंसी 81 था। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारी 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। और लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, लिमिटिंग द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो हमारी 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। आप लोग जानते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितनी लिमिटेशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल्स टू 15% ऑफ लोकसभा, है ना, आपने पढ़ रखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज कितना होता है, 15% ऑफ लोकसभा। अब तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, डिसाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 RSRTS में पूछा जा चुका है 2021 में, तो इंपॉर्टेंट है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डीलिंग विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, NGAC के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, NGAC को कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किस एक्ट के थ्रू कर दिया गया था, 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 UPPCS में इंपॉर्टेंट है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन आर्टिकल 19(1) का C, ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का C ऐसे बोल सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये हमें पीछे भी गया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप लोग जानते हैं 42nd, 73rd और 36th अमेंडमेंट एक्ट। 36 में सिक्किम को स्टेट हुड की स्टेटस दिया गया था, मतलब सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 73rd पंचायती राज और 42nd तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा ही जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। सिंपल सी बात है, बोला जा रहा है किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली NCR बना, ठीक है, दिल्ली NCR, दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। तो सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो ध्यान रखिएगा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन, NCR बना दिल्ली, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 to 18 एज। ध्यान रखिएगा थ्रू 61st अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दिल्ली NCR किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था, 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 इन विच अमेंडमेंट वाज द अवेल ऑफ द डिफेक्शंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इनेक्टेड। मतलब सिंपल सी बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ पूछ रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो याद रखना एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, ROARO में पूछा जा चुका है। द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बोला जा रहा है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है वो हिंदी में पब्लिश करने की परमिशन मिल गई थी। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में जो कन्वर्ट किया था, चेंज किया था, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एम्पावर किया गया था। तो बताइए, वो है 58th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। याद रखिएगा 58th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल की जो बुक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको हिंदी में पब्लिश करने की ऑथराइज मिल गया था। मतलब हिंदी में कन्वर्ट करने का, पब्लिश करने का एम्पावर कर दिया गया था, पावर मिल गई थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, UPPCS में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोअरिंग द एज ऑफ द वोटर्स। अभी मैंने बताया था कि वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था। पहले 21 थी, फिर 21 से 18 कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। याद रखिएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 to 18। क्या लल्लू सा क्वेश्चन पूछते रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 द 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, देखो ये सारे फैक्चुअल हैं और फैक्चुअल आपको भाई साहब रिवीजन करना पड़ता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वीडियो को ढंग से देखो और कुछ ही नहीं है, 2-3 बार देखोगे अपने आप सब फैक्ट तो पूरे याद हो जाते हैं, तो टेंशन मत लो। 79th अमेंडमेंट एक्ट पूछा जा रहा है, 79th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, देखिए ये रिलेटेड है हमारे रिजर्वेशन ऑफ SC/STs इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल पूछता तो कौन सा आर्टिकल था, रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन द लोकसभा, इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 330, याद रखेगा आर्टिकल 330 रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ द SC/ST इन द लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आर्टिकल 332, ध्यान रखेगा आर्टिकल 330 is related to the reservation of the SC/ST in the Lok Sabha and article 332 related to the reservation of the SC/ST in the state legislative assembly। 330 लोक सभा और 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल 331 और 333 पढ़ा होगा तो आर्टिकल 331 में क्या है, एंग्लो इंडियंस के बारे में है ना, कि रिजर्वेशंस ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, आर्टिकल 331 में है, और रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 333 में। ये दोनों आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछने के 100% चांसेस हैं। तो ध्यान रखना, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन को एबोलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS प्री 2005 में पूछा जा चुका है। द केशवानंद भारती केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, देखो आपने केशवानंद भारती केस 1973 पढ़ा होगा, ठीक है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ, किस लिए, ऑप्शंस, द सेट असाइड इट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखना बेसिक फीचर, यही हमारा सही है। केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बेसिक फीचर का डॉक्ट्राइन दिया था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक फीचर से ना, वो हमारे केशवानंद भारती केस से निकल के आया था। तो ध्यान रखिएगा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहाँ से निकल के आया, केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म्ड एज अ मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बोला जाता है, तो बोला जाता है हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। तो ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, बोला जा रहा है डायरेक्टली कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किससे रिलेटेड है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा कि कौन से कमेटी आई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया गया था और कितनी ड्यूटीज़ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सरदार सोवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। टोटल कितनी ड्यूटीज़ है, 11 है, ध्यान रखें 11 ड्यूटी। जो लास्ट वाली ड्यूटी है 11 ड्यूटी को ऐड किया गया था थ्रू द 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11 ड्यूटी को ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, झारखंड PCS में पूछा जा चुका है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफरकेट द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनटू 2 सेपरेट बॉडीज। देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर आपने 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको पूरा, 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कमीशन बैठाया जाता है, एक कमीशन को सेटअप किया जाता है। फिर समझते हैं 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 338। तो ध्यान रखिएगा अंडर आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को इस्टेब्लिश किया गया था हमारे 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर बाद में जाके आगे जाके 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एक बॉडी थी, लेकिन एक बॉडी को 2 बॉडीज़ के अंदर
सेपरेट कर दिया गया। कौन सी बॉडी थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखो आर्टिकल 338 के अंदर अब क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, फिर आर्टिकल 338 के सब क्लॉज ए के अंदर, मतलब आर्टिकल 338 के ए के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है, पहले ध्यान रखना 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बॉडी बनाई गई थी। एक बॉडी का नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कमीशन को दो बॉडीज में सेपरेट कर दिया गया। क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 338, और फिर दूसरी बॉडी का नाम क्या रखा गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 338 के ए में। अब देखो, अब 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था। वो कौन सा था? आर्टिकल 338 बी। ठीक है, एक और बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 338 बी में। क्या नाम है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो याद रखिएगा 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। 65th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट और 102nd अमेंडमेंट। ये तीन जो चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल टू 15% ऑफ लोकसभा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोकसभा वाला जो चैप्टर था हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है, लोकसभा राज्यसभा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज था उसको डिफाइन कर दिया गया कि इतना साइज होना चाहिए। कितना साइज होना चाहिए? 15% ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यही अप्लाई हमारे स्टेट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अंदर भी 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रखना 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाय, देखो मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, सिक्किम एक नया स्टेट बना था किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट बाय द 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमेंडमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 फिर से पढ़ते हैं। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंसर्ट किया गया था, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो क्या है? 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21 का ए को ऐड किया गया था। और क्या किया गया था? मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, एक फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 21 का ए किया गया था इंसर्ट। तीसरा हमारा आर्टिकल 45 में की डेफिनेशन को चेंज किया गया था। मतलब आर्टिकल 45 की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको भी चेंज कर दिया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 45 में क्या है? रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, DPSP है ना ये। तो याद रखिएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तीन चीज़ें हुई हैं। आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था। दूसरा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और तीसरा आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा इलेक्शन टू द स्पीकर, ये थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। मैथ द फॉलोइंग है, कोर्स मैंने लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। 13 अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा 13 अमेंडमेंट एक्ट नागालैंड के लिए था। ठीक है, नागालैंड को स्टेट, ठीक है, स्टेट बनाया गया था हमारे 13 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 18th अमेंडमेंट
हमारे किस रिलेटेड है, ये रिलेटेड हमारे क्लेरिफाइड द स्टेट्स। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो हमारे 18 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई थी, ठीक है। क्लेरिफाई किया था कि कौन सा स्टेट कहा जाएगा 18 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें स्टेट्स की डेफिनेशन दे रखी है, कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें स्टेट्स की डेफिनेशन दे रखी है, वो है आर्टिकल 12 एंड 36। तो ध्यान रखिएगा स्टेट्स की डेफिनेशन किस किस आर्टिकल्स में मेंशन है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36। मैं आपको ये बता चुका हूँ स्टेट वाले चैप्टर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 18 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्लियरफाई द स्टेट्स, ठीक है। और डेफिनेशंस आर मेंशन इन अंडर आर्टिकल 12 एंड 36 एंड 39 अमेंडमेंट एंड 39th अमेंडमेंट। 39 अमेंडमेंट में क्या किया था कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। तो ध्यान रखिएगा 39th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया था कि जो इलेक्शंस है प्रेसिडेंट के, स्पीकर के और प्राइम मिनिस्टर के, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारे 39th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया है। 52nd अमेंडमेंट, 52nd में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए फिर से समझते हैं। 13th अमेंडमेंट नागालैंड से रिलेटेड है, 18th अमेंडमेंट हमारे स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। 39th अमेंडमेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। और 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो याद रखिएगा 52nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पंचायती राज है, और पंचायती राज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज को क्वेश्चन करने से पहले हम फैक्ट की एक वीडियो लेकर आएंगे कि जिसके अंदर पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो पूरे फैक्ट्स एक ही आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सुबह अपलोड कर दूंगा, फिर शाम को पंचायती राज से रिलेटेड जो भी MCQ PYQs आ चुके हैं आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर वाले अपलोड कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये पंचायती राज 2 वीडियोस के अंदर आएगी। पहली वीडियोस में क्या होगा, पंचायती राज से जितने भी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको अपलोड किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी MCQs PYQs पूछे गए उसको बताया जाएगा। देखो पढ़ाने का इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अटक जाता हूँ थोड़ा बहुत, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। मेरा काम है बस अपलोड करना, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ाने के मामले में। और देखते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत रंग नहीं ला रही लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सर्दियाँ हैं, अपने आप को संभाल के रखिए, एग्ज़ाम भी पास में आने वाले हैं और जम के मेहनत कीजिए। अगर आप UP PCS की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी देंगे। प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, शायद मैं अगले साल कोचिंग खोलूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ इस मामले में। अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ UP PCS का, और UPSC का मैं 1 बार मेंस लिख चुका हूँ, लेकिन देखो इंटरव्यू नहीं होता। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है भाई, नमस्कार।